नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, महेश वर्मा जी की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह, पुस्तक का नाम यही है। इसी के सारे टॉपिक को कराया जा रहा है, सभी सेगमेंट को। तो आज हमारा सेगमेंट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके सभी बिंदु को कराया जाएगा। और दोस्तों, इसके पहले हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट, पॉलिटी साइंस का तीनों सेगमेंट, इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे सेगमेंट कराए जा चुके हैं। आप इनका वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी किन के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और उसके वातावरण के मध्य। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक और ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वह है पारिस्थितिक कर्मता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? रेमंड लिंडमैन ने। 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक पहुंचने से संबंधित है 10% का नियम। यानी कि एक जीव जो भक्षण कर रहा है उसमें जो भी मात्रा है ऊर्जा की, चाहे मान लीजिए कि कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो कीटनाशक का प्रयोग यदि आप खरपतवार में कर रहे हैं, घास में कर रहे हैं या किसी फसल में कर रहे हैं, उस फसल को इसमें जितनी कीटनाशक की मात्रा आई तो उसको जो भी मवेशी, शाकाहारी मवेशी खाएगा, उसमें उस कीटनाशक का 10% मात्रा जाएगा। इस मवेशी को जो मनुष्य खाएगा, इसमें जो कीटनाशक की मात्रा आई उसका 10% अगले जीव में स्थानांतरित होगा। यही है 10% का नियम। धारणीय या स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु ये डिकम्पोजर, अपघटक कहलाते हैं खाद्य श्रृंखला में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? जलीय पारितंत्र में, जबकि स्थलीय में सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टस। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज प्रवाह को। किसी जीव के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को। भारत में रामसर आर्द्र भूमियां 37 है 2019 तक। 37 कौन कौन सा किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, क्या केंद्र शासित प्रदेश में? वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर वुलर झील, होरेका आर्द्र भूमि और सुरिनसर मानेसर। उसी तरह विभिन्न राज्यों में आप देख सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, बाकी इनको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण समझ में आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सुंदरवन, और आप पहले से भी जान रहे होंगे, ये सबसे बड़ा है, पश्चिम बंगाल में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। लोकटक झील मणिपुर में है। उसी तरह देखिए, इन सबको जो है आर्द्र भूमियां जो है, इन सबको आपने
झील में भी पढ़ा है, जैसे अष्टमुदी, वेम्बनाड। उसी तरह अभ्यारण्य में भी देखेंगे, देखिए अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य। पृथ्वी पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम। जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैव तथा अजैव। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल, फूड वेव। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। की स्टोन प्रजाति। एबोनी और महोगनी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। साल, सागौन तथा शीशम मानसूनी वन बायोम से संबंधित है। किस बायोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है, फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विच्छुद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु इको इनमी कहा जाता है, पर्यावरण शत्रु। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल का नितल में तलहटी में रहने वाले जीवों को क्या संज्ञा दी जाती है? बेंथस। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है? 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। लानोस और कैंपस घास उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किन बायोम में पाई जाती है? अनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। हाथी घास किस बायोम का एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम का। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोमास तथा जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं, इसीलिए की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। पौधों की जाति, उनकी संरचना तथा वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसूनी वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इकोक्लाइन। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को
पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की थी। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को। जैव विविधता देखिए, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की उपस्थिति, यही बायोडायवर्सिटी है। सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2001 से 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियां की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में 2003 ईस्वी में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सी बकथॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्य के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में लायन टेल्ड सिंहपुछी वानर मैकॉक के प्राकृतिक आवास कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी। यह पक्षी जो है इस पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायता करता था, लेकिन जब यह पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है तो उसके कारण वो पौधा भी विलुप्ति के कगार पर है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। ये सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसमें जो क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं बार बार, इसमें 2 हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी को जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैगेंस किसका है? रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा का प्राकृतिक आवास कहां पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग। ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा।
अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप। ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के माध्यम से। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल और दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में, चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? नारियल। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? वानगंगा और गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? 18। भारत के वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित हैं? तो देखिए विभिन्न राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं और इनमें से कौन टाइगर रिजर्व हैं। जम्मू कश्मीर में दच्चीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ ये राष्ट्रीय उद्यान है। उसी तरह लद्दाख में हेमी सहाई राष्ट्रीय उद्यान है और चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा में देखिए कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि कालेसर और नाहर वन्यजीव अभयारण्य है। ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित हुआ था। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए टाइगर रिजर्व है, जिम कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये दो, जिम कार्बेट और राजाजी। यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, जिम कार्बेट और राजाजी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान देखिए नंदा देवी है, फूलों की घाटी, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। राजस्थान में देखिए केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। उसी तरह देखिए वन्यजीव अभयारण्य माउंट आबू, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। टाइगर रिजर्व देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। उसी तरह गुजरात में देखिए गिर वन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक वंशदा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए वन्यजीव अभयारण्य गिर, कच्छ की खाड़ी, नाल सरोवर, नारायण सरोवर। महाराष्ट्र में देखिए संजय गांधी, पेंच, ये राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभयारण्य देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पेनगंगा। और टाइगर रिजर्व देखिए मेलघाट, पेंच, सह्याद्री। गोवा में देखिए महावीर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। कर्नाटक में राजीव गांधी नागर हॉल, कुद्रेमुख, बनरघट्टा, बांदीपुर, बनरघट्टा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर ये टाइगर रिजर्व भी है, नागर होल। उसी तरह केरल में देखिए अनाईमुडी, इवारीकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। पेरियार और पारंबिकुलम ये टाइगर रिजर्व भी हैं। तेलंगाना में देखिए
नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य है। अमरावती टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में अन्नामलाई इंदिरा गांधी मन्नार की खाड़ी, ये टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व देखिए, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम ये कई बार पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, वेंकटेश्वर, त्रिवेंकटेश्वर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, ये बार बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में देखिए इंद्रावती, ये अचानक मार। इसी तरह यहाँ इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानक मार टाइगर रिजर्व है। ओडिशा में भीतरकनिका सिमलीपाल, ये बार बार पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए नंदन कानन, चिल्का। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन। सुंदरवन देखिए, इधर देखिए सुंदरवन और बक्सा, ये टाइगर रिजर्व है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड। मिजोरम फुवंगपुई नीला पर्वत। उसी तरह देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। असम में राजीव गांधी और काजीरंगा और मानस, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। काजीरंगा और मानस ये टाइगर रिजर्व भी हैं। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। मेघालय में देखिए नोकरेक, ये बार बार पूछा जाता है नोकरेक। झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य देखिए डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोप चांची। उसी प्रकार बिहार में देखिए राष्ट्रीय अभयारण्य वाल्मीकि, वन्यजीव अभयारण्य भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, वाल्मीकि, विक्रमशिला। वाल्मीकि जो है ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, जबकि वन्यजीव अभयारण्य कई हैं। उसी तरह दुधवा और पीलीभीत, ये दो टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यान। उसी तरह वन्यजीव अभयारण्य देखिए सोन घड़ियाल, गांधी सागर, राना पाती, पन्ना। और में देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, संजय दुबरी, ये सभी टाइगर रिजर्व भी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए महात्मा गांधी मरीन, बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, सैडल पीक, रानी झांसी मरीन, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। और टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, ये वन्यजीव अभयारण्य है। और देखिए सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र देखिए कौन कौन सा कब शामिल किया गया। नीलगिरी 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। किस राज्य में फैला है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। मन्नार की खाड़ी 2001 में। सुंदरवन भी 2001 में। तो महत्वपूर्ण है कि कौन सा किस राज्य में है। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा। अमरकंटक अचानकमार, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगस्त मलाई तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम में। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, नीलगिरी में 2000 ईस्वी में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, आनुवांशिक विविधता का। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है, कछुओं की कुछ प्रजातियों का व्यापक घोंसला प्रक्रिया।
पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्वे के ओस्लो में। वर्ल्ड वाइड फंड। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क हैं? मध्य प्रदेश। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थापित है? गुजरात के जामनगर में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, 1936 में स्थापित किया गया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। हेली। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप सेशेल्स में स्थित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु के वेदांतथंगल में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोज किया था? फ्रैंक स्माइथ तथा होल्ड्सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। देखिए पक्षी अभयारण्य कौन कौन कहाँ स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, कांचीपुरम में। नीलापट्टू पक्षी विहार ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है, मांडवी नदी के पास। कौंडिन्या पक्षी विहार आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है। चिल्का झील पक्षी विहार ओडिशा में स्थित है। कुमाराकोम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार ये केरल के कोट्टयम में स्थित है। अब हम लोग जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ अवधारणा एवं तथ्य देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प। 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापन में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इसका आंसर होगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। ग्रीन हाउस गैस से जो ग्लोबल वार्मिंग होगा उससे जो सबसे पहले प्रभावित होगा और सीधा सीधा दिखेगा वह है आर्कटिक और ग्रीनलैंड में जो हिम चादर हैं, बर्फ की चट्टानें हैं, उनका पिघलना, वो प्रभावित होंगी सबसे ज्यादा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। आर्द्रभूमि दलदल भूमि, और दलदल भूमि में जो खरपतवार सड़ते हैं,
खरपतवार के सड़ने में जो उनसे भी मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस। जैसे कि धान के खेत से, उसमें भी दलदली भूमि होती है, जब पानी भरा रहता है तो उसमें मीथेन गैस निकलती है। खरपतवार जैसे कि आपको बता दें कि मवेशियों के जुगाली करने से, क्योंकि जुगाली में खरपतवार ही वो खाते हैं जिनका पाचन क्रिया शुरू होता है जुगाली से, तो उस प्रक्रिया में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ के चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक है? कंटूर बांध, समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड का गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन 2010 मेक्सिको में। ग्रीन क्लाइमेट फंड हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? इसके गठन का उद्देश्य था विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 1979 में आयोजित किया गया था। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दिखाती हैं। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से कौन सी दो देशों के अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित की हैं? इटली और स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय 8:30 से 9 बजे रात्रि के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। 2020 में 28 मार्च को पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया, जिसमें 187 देश के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया गया यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय यानी कि थीम था क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति 8 अगस्त 2017 को प्रदान की। आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब हम लोग देखते हैं ओजोन परत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की? GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलेन 1211, हेलेन
1301 इत्यादि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक तथा त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार 5 माइक्रोन से कम का होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित कोई भी कारक होगा उसका कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मानव से उत्पन्न समस्या। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, स्मॉग आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण में, यूट्रोफिकेशन में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का pH वैल्यू कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैव उपचार आदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इन सिटू जैव उपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका उपचार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को एक्स सिटू जैव उपचार कहा जाता है। प्रदूषकों को जड़ों तथा पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना फाइटोनिष्कर्षण कहलाता है। चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिक की दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी ये परमाणु दुर्घटना। चेरनोबिल वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है। देखिए विभिन्न प्रदूषकों से क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, धूलकण से यकृत और वृक्क को क्षति, सीसा से कैंसर। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम या मैथिनोग्लोबिनिया। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण की समस्या से संबंधित है।
अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग और दमा। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून और जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ब्लड कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होते हैं? सिलिका और एस्बेस्टस युक्त धूलकण से। सिलिका से सिलिकोसिस और एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन है? आर्सेनिक और फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर होगा न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने की जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण। इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस है रेडॉन। इससे फेफड़े का कैंसर और ब्लड कैंसर होता है। वायु प्रदूषक देखिए किस अंग को प्रभावित करता है? एस्बेस्टस धूल फेफड़े को प्रभावित करता है। शीशा मस्तिष्क को, पारा उदर को और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन देखते हैं हम लोग। पहला देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसमें 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का आकलन करना और राष्ट्रीय पर्यावरण उपकरण विकसित करना। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांडा में स्थित है। यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। तीसरा देखिए है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। सदस्य देश हैं 183। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों तथा पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। वन्य जंतुओं के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। मुख्यालय जर्मनी के बॉन में स्थित है। यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व वन्य जीव कोष स्थापना 1961 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना 1922 में। मुख्यालय ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में। यह पक्षियों तथा उनके आवासों के संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1974 में। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस मुख्यालय नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है, स्थापना 1971 में हुई थी। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल 1995 में स्थापित, मुख्यालय है नीदरलैंड्स के वेजनिंजन में। यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने तथा नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनर्व्यवस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रोटरडम कन्वेंशन 1998 में स्थापित, मुख्यालय है नीदरलैंड के रोटरडम में। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में स्थापित, मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। पग मार्क तकनीक का प्रयोग वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है, जो कि रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया। इकोमार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। 1987 में अनिल अग्रवाल तथा 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? फ्रांस में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता चंडी प्रसाद भट्ट को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नागपुर। पेरियार गेम अभयारण्य केरल बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार द्वारा 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित हुई। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। हरित अर्थव्यवस्था में ग्रीन जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश चीन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा जीव विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर है? पांडा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन के पूर्व इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से 1993 में प्रारंभ किया गया। सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आंदोलन, उससे संबद्ध व्यक्ति, ये सभी आंदोलन पर्यावरण से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन, इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन, संत सांभोजी, अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2018 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन एवं संधियां सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुए? इसके प्रमुख निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। स्पष्ट है कि स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। यह सम्मेलन 1972 में हुआ। इसमें निर्णय क्या हुआ? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। यूएनईपी की स्थापना का निर्णय। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मानव विकास तथा पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया यह प्रथम प्रयास था। हेलसिंकी सम्मेलन हेलसिंकी में हुआ। स्पष्ट है कि 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित था ये। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ। समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया इसमें। यूरोपीय वन्य जीव तथा प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में हुआ। प्रजाति संरक्षण से संबंधित है ये। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ये। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को यह संपन्न हुआ। इसी उपलक्ष्य में जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पृथ्वी सम्मेलन, जिसे कि रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसमें एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। इसके साथ साथ यूएनएफसीसीसी की स्थापना का निर्णय लिया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सम्मेलन, इसे पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना और साथ ही कम करना कब तक? 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया इसमें। माल्मो घोषणा पत्र, पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में ही इंफोटेरा सम्मेलन डबलिन में पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार। पृथ्वी प्लस 5 यहाँ था, ये देखिए पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन, रियो प्लस 10 सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ। सतत विकास पर बल दिया गया इसमें। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 के स्तर तक लाना इसका लक्ष्य था। नुसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक 2000 ईस्वी के स्तर तक लाने का प्रस्ताव इसमें किया गया। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 में संपन्न हुआ। यह विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान इसमें किया गया। इसी में लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना की गई, कम कार्बन अर्थव्यवस्था। कानकुन सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया इसमें। डरबन सम्मेलन कोप 17, ये देखिए डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना।
कोप 18, उसके बाद रियो 20 सम्मेलन 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। कोप 17, कोप 18 के बाद देखिए कोप 19, कोप 20, कोप 21, कोप 22, कोप 23, कोप 24, कोप 25। 2019 में कोप 25 मैड्रिड सम्मेलन तभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया। इसमें भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है, जो कि 1984 में स्थापित हुआ था। 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। और तीसरा शोध केंद्र जो है अंटार्कटिका पर था भारती। इसकी स्थापना 2012 में हुई। यानी कि क्रम देखिए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और उसके बाद भारती। भारत द्वारा अब तक अंटार्कटिका में ये 3 शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। और कब कब किए गए हैं? 1984 में, 1989 में और 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद गुजरात के आनंद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों तथा मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान गुजरात के सूरत में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में स्थित है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में अवस्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में अवस्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में अवस्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में अवस्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में अवस्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा की राजधानी पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में अवस्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है।
भारत को कितने भूचुंबकीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक का पठार। देश के भूकंपीय क्षेत्र का देखिए नया वर्गीकरण, जोन 5, 4, 3, 2। 2 में देखिए कम तीव्रता 6 या इससे कम, और 3 में देखिए मध्यम तीव्रता 7 अति तीव्र, 4 में जोन 4 में ये 8, और जोन 5 अत्यधिक तीव्र 9 या इससे अधिक। ये रिक्टर पैमाने पर मैक्सिमम 10 का स्कोर होता है भूकंप का तीव्रता का मापन का। और क्षेत्र देखिए जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 में कौन कौन सा है? तो देखिए जोन 2 में देखिए देश का शेष 46% हिस्सा, यानी कि सबसे अधिक इसी क्षेत्र में आता है। कुल क्षेत्रफल का देखिए यहाँ 43% है, यहाँ 46% है। आप मान के चलिए कुछ भी आसपास ही है स्कोर, यानी कि सबसे अधिक देखिए कम तीव्रता वाले क्षेत्र में आता है, और अत्यधिक तीव्रता वाले क्षेत्र में देश का मात्र 12% क्षेत्र आता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, कारण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी ये देखिए ये तो हिमालय का क्षेत्र हो गया यहां तक। कच्छ कारण एक डिफरेंट है, उत्तरी बिहार का कुछ भाग ये हिमालय से तराई का ही क्षेत्र है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसी तरह देखिए जोन 4 में, जोन 3 में, अब आपको देखना है कि आपका क्षेत्र यदि बिहार है तो किस क्षेत्र में आता है मेन हिस्सा इसका। जोन 3 में उत्तर प्रदेश है तो किस क्षेत्र में आता है? जोन 3 में मेनली। तो जोन 4 जो है उसमें भी कम ही क्षेत्र आते हैं, कुछ खास क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान। और इनमें देखिए ये बिहार यहाँ भी है, बिहार यहाँ भी है, लेकिन बिहार का जो मेन हिस्सा है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, जोन 3 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य हैं बिहार एवं असम। बिहार में देखिए गंगा और कोसी नदी से, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, राख, जलवाष्प और गैस। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं: बैरेन, नारकोंडम, बारातंग। यानी ये तीनों ज्वालामुखी जो हैं ये अंडमान के द्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैरेन द्वीप देखिए अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बारातंग यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में की गई। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। 2007 में भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन कौन सा है देखिए। जैसे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा के लिए नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय, सूखा के लिए कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटना के लिए नागर विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदा के लिए पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, नाभिकीय दुर्घटना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग। यानी इसमें देखिए सूखा कृषि से संबंधित है, विमान दुर्घटना से नागर विमानन, रेल दुर्घटना से रेल मंत्रालय। तो इसमें खास जो है रासायनिक आपदा से पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदा से स्वास्थ्य मंत्रालय। ये ध्यान दीजिए, जैविक आपदा से स्वास्थ्य मंत्रालय,
बाकी जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा से गृह मंत्रालय। शेष तो आपको संबंधित चीजें ही हैं। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? सतलज नदी। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र में। एग मार्क खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में पाया जाता है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद और वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाली आदिवासी समूह है गोंड। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है जांजगीर चांपा, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है सारगुजा। नीरी नागपुर में है। नीरी क्या है? NEERI नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से किस ओर के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? किस प्रकार के? अरीय अपवाह तंत्र, रेडियल। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां हैं नंदीराज, नारंगी, कोटरी तथा निम्ब्रा। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर अवस्थित है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कर्नाटक के बेंगलुरु में अवस्थित है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे ODF खुले में शौच मुक्त पहला राज्य घोषित किया गया है। 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग रायगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दांतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बंगला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक केंद्र है राजस्थान। NCR में शामिल जिले NCR नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो अभी तक समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिर्फ दिल्ली आता है, उसमें देखिए पड़ोसी जो राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। गुरुग्राम हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह, जींद और करनाल। यूपी के हैं गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। राजस्थान का देखिए अलवर और भरतपुर।